हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गैंगकोड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया और वहां एक विशाल तालाब चोलगंगम का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गैंगकोड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया और वहां एक विशाल तालाब चोलगंगम का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा किसने करवाया था, तो राजेंद्र प्रथम ने। और राजेंद्र प्रथम जो है चोल शासक ने गैंगकोड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया था और वहां एक क्या किया था, तो विशाल तालाब चोलगंगम का निर्माण करवाया था। किसने, तो राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 1 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदेशों पर संसद में अनिवार्य रूप से चर्चा की जाएगी, जो ब्रिटिश क्राउन के स्पीच फ्रॉम द थ्रोन के समान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदेशों पर संसद में अनिवार्य रूप से चर्चा की जाएगी, जो ब्रिटिश क्राउन के स्पीच फ्रॉम द थ्रोन के समान है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 86 के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 86 के तहत प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग मोमेंटम 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग मोमेंटम 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो याद रखिएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो याद रखना 125% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का 80 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालयस का भाग नहीं है, बल्कि वह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालयस का भाग नहीं है, बल्कि वह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है? तो याद रखिएगा कौन सा हिमालय का भाग नहीं है और मुख्य रूप से उत्तरी श्रेणी है। याद रखिएगा कौन सा ट्रांस हिमालय का क्या है, भाग नहीं है, बल्कि वह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। तो कौन है, तो याद रखना आप सभी को पीर पंजाल श्रेणी जो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है और हिमालय की उस सबसे उत्तरी श्रेणी है। हिमालय की क्या सबसे उत्तरी श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद बिहार में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो याद रखिएगा बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो आपको याद रखना है राम दयालु सिंह चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राम दयालु सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में यूरिया का मुख्य रूप से निर्माण कहाँ होता है, जो ऑर्निथिन साइकिल द्वारा संचालित होता है? मानव शरीर में यूरिया का मुख्य रूप से निर्माण कहाँ होता है, जो ऑर्निथिन चक्र द्वारा संचालित होता है? तो याद रखिएगा आप सभी यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है यकृत लीवर में होता है। मानव शरीर में यूरिया का मुख्य रूप से निर्माण कहाँ होता है, यकृत लीवर में होता है और निथियल चक्र द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछे जा रहा है, अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र फिलिप्स कर्व निम्नलिखित में से किन दो आर्थिक कारकों के बीच विपरीत संबंध इनवर्स रिलेशनशिप को प्रदर्शित करता है? अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र फिलिप्स कर्व निम्नलिखित में से किन दो आर्थिक कारकों के बीच विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नवरोज़ त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया था और दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नवरोज़ त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया था और दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया था? तो याद रखिएगा किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, किगाली संशोधन, किगाली अमेंडमेंट जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस गैस के चरणबद्ध तरीके से उपयोग को कम करना है? किगाली संशोधन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस गैस के चरणबद्ध तरीके से उपयोग को कम करना है? तो याद रखिएगा किस गैस को चरणबद्ध तरीके से उपयोग को जो है कम करना है। तो याद रखिएगा आप सभी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो है चरणबद्ध तरीके से उपयोग को क्या करना है, कम करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान है? तो याद रखिएगा 6ठी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6ठी अनुसूची में विशेष प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से एक उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, याद रखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? तो याद रखिएगा कर सकता है, तो याद रखना है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है क्या बनाता है, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। याद रखिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता एल्युमिनियम जो है कौन सा ऑक्साइड बनाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया जो है कर सकता है। क्वेश्चन में 11 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल से पाल काल के दौरान निर्मित कांसे की मूर्तियां, ब्रॉन्ज इमेज का एक बहुत बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है? बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल से पाल काल के दौरान निर्मित कांसे की मूर्तियां, ब्रॉन्ज इमेज का एक बहुत बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा कुकड़ीहार गया में जो है कांसे की मूर्ति का एक बहुत बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है। कहाँ? तो कुकड़ीहार गया में। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, प्रकाश के व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना को प्रयोगात्मक रूप से सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था? प्रकाश के व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना को प्रयोगात्मक रूप से सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था? तो याद रखिएगा किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, तो थॉमस यंग ने जो है सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, जब किसी अर्थव्यवस्था में तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्रीय बैंक की कौन सी नीति पूरी तरह से बेअसर हो जाती है? जब किसी अर्थव्यवस्था में तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्रीय बैंक की कौन सी नीति पूरी तरह से बेअसर हो जाती है? तो याद रखिएगा कौन सी नीति जो है पूरी तरह से बेअसर हो जाती है, तो आपको याद रखना है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी जो है क्या हो जाती है, बेअसर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान, भूख, प्यास और भावनाओं इमोशन
को नियंत्रित करने के केंद्र के रूप में कार्य करता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान, भूख, प्यास और भावनाओं इमोशन को नियंत्रित करने के केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस जो है क्या करता है, शरीर के तापमान, भूख, प्यास और भावनाओं को नियंत्रित करने के केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। केंद्र के रूप में कार्य करता है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे आ रहा है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कितने राजाओं को हराकर ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कितने राजाओं को हराकर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी? तो याद रखिएगा, 12 राजाओं को हराकर जो है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे आ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि संसद के किसी सदन का सदस्य 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि सांसद के किसी सदन का सदस्य 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसको पद रिक्त जो है घोषित किया जाता है, पद रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 101 के तहत जो है अगर अनुमति के बिना सभी बैठकों में क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 101 के तहत घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितने दिनों की अवधि रहती है? तो 60 दिनों की अवधि रहती है। अनुमति के बिना सभी बैठकों में क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 101 के तहत प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत इन्फिनिटी तक भेजना हो तो उसके लिए आवश्यक न्यूनतम पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए? यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत इन्फिनिटी तक भेजना हो तो उसके लिए आवश्यक न्यूनतम पलायन वेग एस्केप कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा, एस्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछे आ रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु के अंतर्गत आता है? किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है, CWG क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा, सन 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस के साथ शामिल प्रफुल्ल चक्की ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर खुद को गोली मार ली थी? याद रखिएगा, सन 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस के साथ शामिल प्रफुल्ल चक्की ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है किस रेलवे स्टेशन पर खुद को गोली मार ली थी? तो याद रखिएगा, मोकामा घाट रेलवे स्टेशन पर जो है जो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है प्रफुल्ल चक्की ने खुद को गोली मार ली थी। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा रहा है, मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय एक्सचेंज ऑफ गैसेस फेफड़ों के भीतर स्थित किस सूक्ष्म संरचना के माध्यम से दबाव प्रवणता के कारण होता है? मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय एक्सचेंज ऑफ गैसेज फेफड़ों के भीतर स्थित किस सूक्ष्म संरचना के माध्यम से दबाव प्रवणता के कारण होता है? तो याद रखिएगा, एल्वियोली वायु कोष्ठक प्रवणता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है बल्कि वह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है? कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो याद रखेगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई जो है नीति आयोग द्वारा क्या नहीं किया जाता, तो जारी नहीं किया जाता है बल्कि वह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी होता है। यह जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, चोल प्रशासन में पेरुंदनम और सिरुंदनम शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते थे? चोल प्रशासन में पेरुंदनम और सिरुंदनम शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते थे? तो याद रखिएगा, उच्च और निम्न वर्ग के प्रशासनिक अधिकारी को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते के तहत कार्टाजेना प्रोटोकॉल को जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया था? किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते के तहत कार्टाजेना प्रोटोकॉल को जैव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया था? तो याद रखिएगा, जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद केस में यह निर्णय दिया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद केस में यह निर्णय दिया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती? याद रखिएगा, केशवानंद भारतीय वाद 1973 में जो है क्या यह निर्णय दिया गया था, संसद मूल अधिकारों में क्या संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। केशवानंद भारतीयवाद 1973 में यह निर्णय दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्कोनिकॉफ का नियम मार्कोनी रूल्स मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पर लागू होता है? कार्बनिक रसायन में मार्कोनिकॉफ का नियम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पर लागू होता है? तो याद रखिएगा, किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं पर लागू होता है? तो एकात्मक अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे जो है लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में अपभ्रंश मिका का सबसे बड़ा बेल्ट पाया जाता है जो झारखंड के कोडरमा सीमा से सटा हुआ है? बिहार के किस जिले में अपभ्रंश मिका का सबसे बड़ा बेल्ट पाया जाता है जो झारखंड के कोडरमा सीमा से सटा हुआ है? तो याद रखिएगा, नवादा और जमुई। किस जिले में अपभ्रंश मिका का सबसे बड़ा बेल्ट पाया जाता है? तो नवादा और जमुई में पाया जाता है जो झारखंड के कोडरमा सीमा से सटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस का मात्रक डायोप्टर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो याद रखिएगा, उसकी क्षमता कितनी होगी, तब बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, -5 डायोप्टर सही होगी। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस का मात्रक डायोप्टर, यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो -5, याद रखिएगा, -5 डायोप्टर होगी, -5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29 में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की जाने वाली SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विशेष आहरण अधिकार की टोकरी में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की जाने वाली SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विशेष आहरण अधिकार की
टोकरी में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है भारतीय रुपया जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों को अभिलेखों में दिनार कहा गया है, जबकि चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों को अभिलेखों में दिनार कहा गया है, जबकि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रुपयक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कमिश्नर विलियम टेलर ने स्थानीय जमींदारों की सेना को कुचलने का आदेश दिया था। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कमिश्नर विलियम टेलर ने स्थानीय जमींदारों की सेना को कुचलने का आदेश दिया था। तो याद रखिएगा पटना और शाहबाद, याद रखना है पटना और शाहबाद स्थानीय जमींदारों की सेना को जो है कुचलने का आदेश दिया था। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कमिश्नर विलियम टेलर ने स्थानीय जमींदारों की सेना को कुचलने का आदेश दिया था। तब पटना और शाहबाद क्षेत्र में जो है मार्शल लॉ लागू होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कमिश्नर विलियम टेलर ने क्या किया था, तो स्थानीय जमींदारों की सेना को कुचलने का आदेश दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगा सकता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 365 के तहत जो है अनुच्छेद 356 लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो राष्ट्रपति वहाँ शासन जो है लगा सकता है, अनुच्छेद 365 के तहत लगा सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत लगा सकता है। अगर निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तब अनुच्छेद 365 एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछे जा रहा है, एक आदर्श गैस आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का मान निम्नलिखित में से कितना होता है जब वह निर्वात में प्रसारित होती है। एक आदर्श गैस आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का मान निम्नलिखित में से कितना होता है। तो याद रखिएगा कोफिशिएंट का मान जो होता है निम्नलिखित में से 0 होता है। कोफिशिएंट का मान क्या होता है, 0 होता है जब वह निर्वात में प्रसारित होता है तब। क्वेश्चन नंबर 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस भौतिक विभाजन को सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है जो तेथिस सागर के मलबे से निर्मित शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। बिहार के किस भौतिक विभाजन को सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है जो टेथित सागर के मलबे से निर्मित शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी का पर्वतीय भाग निर्मित शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी का पर्वतीय भाग। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध में विशेषताद्वैतवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा विशेषताद्वैतवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखना है रामानुजाचार्य ने जो है प्रतिपादित किया था। विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था, तो रामानुजाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, आनुवंशिकी में
प्लियोट्रॉपी की घटना का क्या अर्थ है, जो सामान्य मेंडेलियन नियमों का अपवाद है। अनुवांशिकी में प्लियोट्रॉपी की घटना का क्या अर्थ है, जो सामान्य मेंडेलियन नियमों का अपवाद है। तो याद रखिएगा, एक ही जीन द्वारा एक से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक ही जीन द्वारा एक से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, यदि किसी देश का भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लगातार घाटे में चल रहा हो तो मार्शल लर्नर कंडीशन के अनुसार मुद्रा का अवमूल्य डेवल्यूशन कब सफल होगा। यदि किसी देश का भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लगातार घाटे में चल रहा हो तो मार्शल लर्नर शर्त के अनुसार मुद्रा का अवमूल्य कब सफल होगा। तो याद रखिए, मुद्रा का अवमूल्य जो है कब सफल होगा, तो याद रखना है जब आयात और निर्यात की मांग की लोच का योग एक से अधिक हो तब। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में कंठ का शोधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायालय को कहा जाता था, जो आधुनिक फौजदारी अदालत के समान था। मौर्य काल में कंठ का शोधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायालय को कहा जाता था, जो आधुनिक फौजदारी अदालत के समान था। तो याद रखिएगा, फौजदारी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट। मौर्य काल में कंठ का शोधन निम्नलिखित में किस प्रकार के न्यायालय को कहा जाता था, तो फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था, जो आधुनिक फौजदारी अदालत के समान था। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि स्थिर तापमान और दबाव पर किसी गैस के विसरण डिफ्यूजन की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि स्थिर तापमान और दबाव पर किसी गैस का विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखिएगा, ग्राहम का विसरण नियम। क्वेश्चन 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्राहम का विसरण नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन अंगल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभाओं में एंग्लो इंडियन अंगल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा, आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया 104वां संशोधन अधिनियम के तहत जो है एंग्लो इंडियन अंगल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया 104वां संशोधन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।